नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए आपके बीच उपलब्ध रहते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बौद्धिक संपदा का अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और उससे जुड़े कानून की जानकारी देंगे। खासतौर पर हम आपको कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बौद्धिक संपदा का अधिकार एक ऐसा कानून है जो निर्माता को उसके बनाए हुए उत्पाद का मालिकाना हक देता है। यह अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है और साहित्य, संगीत, कला, नई खोज या आविष्कार, नए मुहावरे, विशेष चिन्ह या किसी नए डिजाइन सभी क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। इन अधिकारों को सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अधिकार निर्माता को उसके उत्पाद के मालिकाना अधिकार के साथ दूसरों को अपने फायदे के लिए उसका उपयोग करने से भी रोकता है। कॉपीराइट मौलिक साहित्य को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। अगर आपकी मौलिक रचना की कोई चोरी करता है या फिर उस पर अपना हक जमाता है तो आप बौद्धिक संपदा कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी बौद्धिक संपदा और उससे जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका परमानंद जी। तो अगर आपको भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर कानूनी राय मशवरा कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 012061279337, 012061279338। साथ ही साथ कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ी आपको जानकारी देंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले परमानंद जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि बौद्धिक संपदा की आखिर कानूनी परिभाषा क्या है। हमारे दर्शकों को आप इसे कैसे समझाएंगे? बौद्धिक संपदा का मुख्य तात्पर्य है कि जो किसी व्यक्ति के ओरिजिनल मौलिक चिंतन, मौलिक कार्य के से पैदा हुई चीज है, उसको कहते हैं बौद्धिक संपदा जी। मान लीजिए हमने कोई पुस्तक लिखी है या किसी ने कुछ और, या आप कुछ कार्यक्रम को ही कर रहे हैं, कार्यक्रम के आपके पेश करने का अलग तरीका है जो और लोगों से भिन्न है, तो ये भी आपकी बौद्धिक संपदा हुई, जिसको कि आप चाहे तो कहेंगे देखिए मैं तो अलग ढंग से पेश करते हूँ और दूसरे लोग अलग ढंग से करते हैं जी। तो आपका इसमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्योंकि आपकी इसमें मौलिकता झलकती है, या इसी तरह से एक पुस्तक लेखक की मौलिकता झलकती है। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस की बीमारी फैली थी, पूरी दुनिया में खोज चल रही थी, पूरी दुनिया में खोज करते हुए लोगों ने किया, तो भारत के कुछ वैज्ञानिकों ने जो कोरोना वायरस की दवा खरीदी बना ली। तो यह एक तरह से उनकी बौद्धिक संपदा हुई है, जिस बौद्धिक संपदा का उपयोग इतनी मेहनत के बाद, इतनी परिश्रम के बाद, इतनी सूझबूझ के बाद वो कोरोना वायरस की एक वैक्सीन खोजी गई, वे एक तरह से बौद्धिक संपदा हुई। इसी तरह से एक नहीं हजार ऐसे उदाहरण होते हैं जिनका बौद्धिक संपदा से मतलब लेना देना होता है। अब पुराने समय से, अभी तो ये कानून नया ही है, सारे पूरी दुनिया में 4 चीजें बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती हैं मुख्य रूप से। एक तो ये है कि जैसे कॉपीराइट का आप जिसमें बात करी, दूसरा पेटेंट होता है, तीसरा ट्रेडमार्क होता है, चौथा सीक्रेट ट्रेड्स होते हैं, ये एक तरह से ये मान के चलते हैं। और एक और चीज जुड़ गई है, वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड है। जैसे आप इसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन में आप देखें तो कहा जाता है कि लंगड़ा आम, जैसे दशहरी आम या कुछ इस ढंग की चीजें आई जो उस जियोग्राफिकल इंडिकेशन को देते हैं, जिससे वो चीजें जुड़ी हुई हैं और इनका भी एक बौद्धिक संपदा से जुड़ाव है, ये बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती है। ये चीजें आपको खासतौर पर जाननी होगी कि बौद्धिक संपदा के अंतर्गत ये 4-5 चीजें आती हैं। जी बिल्कुल परमानंद जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया है। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बौद्धिक संपदा कानून क्या है और क्यों इसे लाने की जरूरत पड़ी? बौद्धिक संपदा कानून
ये आज से नहीं, ये अनंत काल से चला आ रहा है कि बौद्धिक संपदा की चोरी होती है। जी। आप फिल्मों के एक गाने को आप देख लीजिए, किसी चीज को कि एक गाना बनाया किसी ने, उसमें एक शब्द इधर से उधर चेंज करके और उसको अपने नाम से बना दिया। या हमने कोई पुस्तक लिखी या कुछ और भी, किसी ने आर्टिकल लिखा, किसी ने लेख लिखा, कोई एक छोटी सी बात पर मैं आ रहा हूँ, किसी ने कोई एक लेख लिखा, लेख में इधर उधर थोड़ा सा अदलाव बदलाव करके और दे दिया और उसको अपना मान लिया। जी। आजकल के जमाने में चोरी और अधिक हो गई है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। बहुत सारी चीजें आपको, तमाम सारी चीजें उपलब्ध हो गई हैं। तो कट पेस्ट जो एक शब्द चल पड़ा है कि कहीं से कट कीजिए, कहीं से उसको ले जाकर के चिपका दीजिए, तो ये कट पेस्ट के कटिंग एंड पेस्टिंग जो ये चल पड़ा है, उसको लेकर के ये ऐसी चीजें बन गई हैं कि लिखता कोई है, मेहनत कोई करता है, ओरिजिनल काम के लिए पूरा समय बर्बाद कर देता है आदमी और अपनी बुद्धि को लगा देता है। और आप एक ऐसा आदमी आता है जो उसको दे देता है और कह देता है कि मैंने चोरी कर ली। आजकल रिसर्च की क्या स्थिति, विश्वविद्यालयों में जिन लोगों ने रिसर्च देखा होगा, वो स्थिति हो गई है कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की मेहनत के बाद किसी ने रिसर्च किया और उसको एक दूसरा आदमी गया और उसने लोगों से मिलजुल करके 2-3 महीने के भीतर कट पेस्ट करके अपने गाइड से मिल करके और उसका रिसर्च का दुरुपयोग कर दिया। तो ये इन सारी चीजों को रोकने के लिए ही बौद्धिक संपदा कानून ले आया गया। बौद्धिक संपदा कानून व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को, यानी मौलिक जो उसकी क्षमता है उसकी सुरक्षा के लिए जो उसका प्रयोग किया जाता है, जो कानून का प्रयोग किया जाता है, उसको बौद्धिक संपदा कानून। जी परमानंद जी, अगर किसी की बौद्धिक संपत्ति, अगर बात करें पुस्तक की, स्क्रिप्ट की, अगर वो कोई चोरी करता है तो क्या किया जाए, कैसे इसकी शिकायत लिखाई जा सकती है, और इस संदर्भ में कॉपीराइट अधिनियम के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति बौद्धिक संपदा, ये तो कुल मिला के ऐसा है कि सबसे पहले तो चीजें हैं कि ये मोरालिटी की बात आती है, नैतिकता की बात आती है। जी। कई बार ये लगता है कि जैसे आदमी दिख रहा है तो कहता है कि देखिए हम इस ढंग से करेंगे तो ये नैतिकता की, तो उसका नैतिक व्यक्ति का जब पतन हो जाता है, नैतिक पतन हो जाता है, तब वो बौद्धिक संपदा की चोरी करता है, जो चोरी करने वाला होता है। लेकिन नैतिक पतन की बात कह करके किसी आदमी को आप कर दें कि ये वो आ जाएगा और सही रास्ते पर आ जाएगा, ये संभव नहीं, इसलिए उसको दंडित करने का प्रावधान। तो अगर कोई व्यक्ति अगर उसमें किसी की बौद्धिक क्षमता का, बौद्धिक कानूनों का उसका दुरुपयोग करता है, उसकी संपदा का, संपदा मेरी पुस्तक मैंने लिखी है और मेरी पुस्तक में आपने इधर उधर जोड़ तोड़ करके किसी दूसरे आदमी से उसकी शब्द लगवा करके, और पब्लिसिटी के जमाने में उसका ज्यादा नाम हो गया, और हम जो ओरिजिनल थिंकर है, जो ओरिजिनल काम करने वाला है, वो व्यक्ति तो एक तरह से, तो अगर ऐसी स्थिति में किसी ओरिजिनल का क्रिएटर को, संरचना करने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी संरचना को चुरा लिया गया है और मेरी संरचना का दुरुपयोग करके कोई व्यक्ति दूसरा लाभ ले रहा है, तो वह व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा फाइल कर सकता है। और आमतौर पर ऐसी स्थितियां आती हैं, एक नहीं, यहाँ आए दिन आप देखते होंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में या और दुनिया के हिंदुस्तान भर के हाई कोर्ट में कोई आदमी करता है और उसके खिलाफ एक चोरी आती है कि मेरी बौद्धिक संपदा का उन्होंने उपयोग किया। फिल्मों में तो आए दिन होता है कि फिल्म कोई बनाता है कोई ढंग से, यहाँ तक कि लोग फिल्मों का कारण देखिए, हमारे कुल मजाक की बात होती है। एक तो यहाँ का, इस देश का बहुत बड़ा नेता कहता था मैं साधना का बाल रखता हूँ, तो ये उस ढंग से वो मजाक की बात होती है, लेकिन वो कहता था कि मैं अपने बाल को इस ढंग से रखता हूँ कि जिससे वो लगे कि साधना कट बाल होता है। तो साधना कट बाल अगर तुम रखते हो, अगर इस ढंग की बात कह रहे हो, तो ये मान के चलो कि एक तरह से उसकी वो बौद्धिक संपदा है, जिसने उसने अपने ढंग से उसको सजाया और बनाया है, तो वो भी एक तरह की चोरी हुई। लेकिन वो चूंकि इस चीज को लोग मजाक में ले लेते हैं, नहीं जाते, अन्यथा ये मामले को एक गंभीरता से कोई लेना चाहे तो कहेगा कि ये हमारा ये अलग तरीका है, देवानंद की स्टाइल है, देवानंद की स्टाइल का प्रयोग करने लगता है, तो देवानंद जगह जगह जाकर के तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं करने लगे। जी, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्यापार से संबंधित, व्यापार से, रिन साबुन आपने बनाया, रिन साबुन बनाने वाला एक आदमी आया और वो कलकत्ता में बैठा हुआ, निजी या बम्बई या मद्रास में बैठा हुआ आदमी, वो रिन साबुन के नाम पर एक दूसरा साबुन बना देता है
और उन्हीं चीजों को और उसी रंग के रैपर को लगा करके और बेचने लगता है, तो ये बौद्धिक संपदा की चोरी है। तो जी ये बिल्कुल। मैन्युफैक्चरर उसके खिलाफ हाईकोर्ट में सीधे मुकदमा कर सकता है और निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। जी बिल्कुल। परमानंद जी, आपसे कई और सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया। स्वागत है। आज हम आपको कॉपीराइट से जुड़े हुए कानून के उल्लंघन के बारे में जानकारी दे रहे हैं और जिसके लिए लगातार हमारे साथ हमारे कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी लगातार बने हुए हैं। परमानंद जी, डिजिटल तकनीकी ने कॉपीराइट सामग्री की प्रतिलिपि बनाना और रिप्रोड्यूस करना आसान हो गया है, क्योंकि अब तकनीकी ऐसी आ चुकी है। बदले माहौल में कानून में किस तरह का बदलाव हुआ है? ये एक बहुत समीचीन सवाल है। इसको कहते हैं ना कि एप्रोप्रिएट टू द टाइम। ये इसलिए है कि आजकल की टेक्नोलॉजी, मैं शुरू में इस चीज को कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें कट पेस्ट के आधार पर हो गई हैं, दुनिया भर की चीजें आ गई हैं और इंटरनेट से और कई जगहों से ऐसे है कि मिल जाती है और उसको लोग चिपका देते हैं और वो उसको अपने पेश कर देते हैं कि मेरा यह है। ये एक बदले हुए माहौल में ये इसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि किस ढंग से रोका जाए। लेकिन कहते हैं कि अगर विज्ञान बढ़ रहा है, लोग चोरों की संख्या भी बढ़ रही है, तो चोरी रोकने के भी गुण बढ़ रहे हैं। जब उसके भी बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं, जगह जगह इस चीज की खोज हो रही है कि कैसे चोरी को रोका जाए। तो आप देखेंगे कि अगर कोई चोरी करता है तो फैक्ट चेक करने के लिए आ जाते हैं। आजकल आए दिन व्हाट्सएप पर और उन सारी चीजों पर अनाप की ऐसी चीजें उड़ा दी जाती हैं कि कैसे किया जाए। तो फिर उसके लिए भी फैक्ट चेक करने के लिए तो फैक्ट चेकर आ गए हैं। तो उनसे आप इस चीज पर ले सकते हैं कि इसको रोका कैसे जा सकता है। लेकिन ये कानून की जरूरत है। जैसे व्यक्ति को लगा कि किसी ने अनाप की चीजें फैला दी है और ऐसी चीजें जिनका एक फॉल्स फैब्रिकेटेड न्यूज आइटम फैला दिया है, तो उसको रोकने के लिए फैक्ट चेक देखा जाएगा कि वाकई इसमें सत्यता कितनी है। अगर मान लीजिए अगर इस चीज की पकड़ में आ जाती है तो उस व्यक्ति को खिलाफ कोर्ट में घसीटा जाएगा और कानून, नया कानून जो है, इस चीज का जो अमेंडमेंट कानून है, वो इस चीज की मदद करता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों का, देखिए कानून का मुख्य मतलब ये नहीं होता है कि जिस व्यक्ति ने गलत किया उसको ही दंडित किया जाए। कानून के एक उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति को इसलिए दंडित किया जाए कि दूसरे लोग ऐसा करने से बाज आए, दूसरे लोगों को ऐसा करने के लिए। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कोई चोरी, तो मेरी चोरी के आधार पर केवल मुझे तो दंडित किया जाएगा, लेकिन ये इतनी चोरी नहीं है कि मुझे दंडित कर दिया जाए, बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए एक नजीर बने, एक उदाहरण के रूप में पेश हो। जिस व्यक्ति ने चोरी किया इस नाते ये दंडित हुआ है, इस नाते दूसरे व्यक्ति को भी ये ध्यान में रखना होगा कि वो चोरी न करें। इसी नाते कानून बना हुआ है और कानून रोकने के लिए, कानून है अगर चोर हैं तो चोरी रोकने के भी उपाय बन गए हैं और उसमें कानूनी रूप से नया संशोधन जो है ये मदद कर रहा है। जी बिल्कुल परमानंद जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि प्लेजियरिज्म या साहित्यिक चोरी से बचने के लिए क्या कुछ कानून है, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये तो आपने एक ऐसी चीज के ये कहते हैं हम, ये प्लेजियरिज्म जो है ये आज की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये साहित्यिक चोरी, प्लेजियरिज्म जो है, लोग आप देखेंगे कि ये आज की बात नहीं है। ये हिंदी में तो ऐसा है कि मुंशी प्रेमचंद के समय से बात आ रही जी, और उसके पहले से भी बात कही जा रही कि उन्होंने, किसी ने चोरी का कोई उपन्यास किसी का लिखा और उस उपन्यास को दूसरे नाम से छपवा दिया। ऐसी प्लेजियरिज्म की बातें जो होती हैं, और तो और ये आप देखेंगे कि आप कई बार ऐसे वर्बाटुम कलकत्ता हाई कोर्ट में अभी एक जज का फैसला पकड़ा जो किसी दूसरे जज ने लिखा था और उस जज ने अपने नाम से कह दिया कि मैंने ये फैसला लिखा। वो बाद में पकड़ा गया, खैर उसने उस चीज को माफी नहीं मांगी। तो कई ऐसी घटनाएं आती हैं कि प्लेजियरिज्म की केवल साहित्यिक चोरी नहीं है, साहित्यिक नहीं, हर तरह की चोरी को प्लेजियरिज्म के अंतर्गत आ जाता है। ये चोरी के अंतर्गत आ गया कि हम कोई काम करें और काम का फायदा कोई ले जाए, कोई हमारे काम हो और हमारी मेहनत हो और मजा कोई दूसरा उठाने लगे और उसका फायदा लेने लगे। तो इस ढंग की घटनाएं जो है आए दिन होती जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि ऐसी चीजें अगर पता चल जाती हैं कि किसी ने उसकी चोरी की है तो उसके खिलाफ तुरंत उसका मुकदमा किया जाना चाहिए और जिससे उस व्यक्ति को दंडित करवाया जा सके।
और ये साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता भी, बहुत सारे लोग, कई बार तो श्रोता और जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पढ़ाकू लोग हैं, उस चीज को बता देते हैं कि देखिए इस साहित्यिक चोरी को तो हमने देखा था। और कई तो यहाँ तक चोर निकल गए हैं कि जो किसी दूसरे के लिखे हुए लेख को, शेक्सपियर की कहावत को कोट करके और कह देंगे कि मैंने अपने कोट किया, मेरा ये चिंतन है। तो ऐसी स्थिति तो एक नहीं, आपको हजारों मिलेंगे आए दिन, लेकिन इसको रोकने के लिए जागरूक पाठक, जागरूक श्रोता, जागरूक देखने वाले, ये सारे लोग ही बता सकते हैं कि कहाँ से चोरी हुई है, और इसको रोकना ही काम होता है समाज का, और व्यक्ति का तो है ही। तो इसलिए लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन समाज को भी इस चीज का लाभ मिलेगा। बिल्कुल परमानंद जी, साहित्यिक चोरी के बारे में आपने कई एग्जाम्पल्स दिए और बातों को बताया जो हमारे दर्शकों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है आगे चलकर। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो कैसे और कहां शिकायत दर्ज की जाए, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, अगर साहित्यिक चोरी की बात आती है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हमारे यहाँ एक मंत्रालय बना हुआ है जी। और उस मंत्रालय में ही इस चीज को शिकायत को दी जाए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित कोई चीज घटना के बारे में जानकारी दी जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उस मंत्रालय की तरह जांच होती है और उसका पता लगाया जाता है। और पता लगाने के बाद अगर ये स्थिति साफ हो जाती है तो मंत्रालय ही उस चीज को रोकने की पूरी कोशिश करता है। और अगर वहां से मंत्रालय से ये बात आ जाती है तो आप कोर्ट में लेके जाइए और कोर्ट जो है आपको इस चोरी में पूरी मदद करेगा। ये तो भारत सरकार के यहाँ एक आईपी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रोकने के लिए, चोरी रोकने के लिए एक तरह का पूरी दिन रात काम करने वाला मंत्रालय बना। जी बिल्कुल। तो अगर ये इस तरह की शिकायत कर दी जाएगी और इसका आप कोर्ट में ले जाएंगे मामले को, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को मिलेगी, राहत मिलेगी और बहुत बड़ा फायदा उसको मिलेगा। जी परमानंद जी, कॉपीराइट के सिलसिले में परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है, कब ये लाया जाता है? देखिए, परमानेंट इंजंक्शन तो कॉपीराइट के मामले में ये है कि किसी का कॉपीराइट है। पहले तो ये था कि कॉपीराइट का सिस्टम है, भारत का जो एक्ट है उसमें मान लीजिए लेखक का कोई, मुंशी प्रेमचंद की किताबें हैं, कहानियां हैं, एक उपन्यास है, तो लेखक की मृत्यु के 40 साल के बाद उसका कॉपीराइट खत्म हो जाता है, उसके परिवार के लोगों का कॉपीराइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जैसी किताबें हैं, जवाहर डिस्कवरी ऑफ इंडिया या महात्मा गांधी की कोई किताब, तो महात्मा गांधी के परिवार के लोगों को उसका कॉपीराइट, उस किताब से जो भी आमदनी होगी वो उसका रॉयल्टी जो मिलेगी, या जवाहरलाल नेहरू की किताब से जो रॉयल्टी मिलेगी उनके परिवार के लोगों को 40 साल तक मिलेगी। उनके निधन के 40 साल के बाद वो ओपन हो जाता है, वो किसी का कोई अधिकार उस पर नहीं रह जाता है, वो सामाजिक चीज होती है, वो पब्लिक डोमेन की चीज हो जाती है, जो चाहे उसको छुपाए और जिस ढंग से उसका उपयोग करना चाहे करे। बस केवल उसमें यही देना चाहिए कि ये मुंशी प्रेमचंद का है, ये जयशंकर प्रसाद की कृति है, ये उसको ये देखना पड़ेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस चीज का जायजा दिया है, तो ये साफ होना चाहिए। या हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपने लेख लिया या हजारी प्रसाद द्विवेदी को उपन्यास को, इस नाते आप ये नहीं कर सकते कि मेरा है, लेकिन उनके निधन के 40 साल के बाद उस परिवार को रॉयल्टी बिना दिए हुए, उसको कोई भी चीज दिए हुए आप उसका उपयोग कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हमने इस चीज को उनसे लिया है। लेकिन अगर ये देर हो जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का उपयोग आप अपने नाम से कर ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर केवल समाज ही नहीं बल्कि उनके परिवार को, लोगों को भी आगे आकर के इस चीज को रोकना चाहिए। जी बिल्कुल परमानंद जी, जिस हिसाब से आपने कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।